हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप लोगों की यूकेपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी तरह से जैसे मैं आपके लिए डेली लूसेंट के कोई भी टॉपिक लेके आ रही हूँ जो कि लूसेंट की बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम्स के लिए। तो आज है हमारा तीसरा टॉपिक, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर दी है। तो अब तीसरा टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, जिसमें कि किसी भी अनुसूची से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये अनुसूची के अंदर क्या है। जैसे हमसे पूछ लेंगे कि अनुसूची 8 के तहत क्या है, या फिर हमें कोई पूरा विषय दे देंगे और फिर बोलेंगे कि ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो भारतीय अनुसूची है, भारतीय संविधान की अनुसूची, वो 20 अनुसूची को हमें ट्रिक से याद करना है। ठीक है, ट्रिक से याद करना है। जैसा मैंने याद कर रखा है लूसेंट में, मैं वैसे ही आपको बताऊंगी कि आपको भी कैसे याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे फर्स्ट वाला, फर्स्ट अनुसूची। ठीक है, फर्स्ट नंबर की अनुसूची हमारी है। इसमें मैं पहले आपको बताऊंगी कि संविधान में जो अनुसूची है 20 अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में संविधान में क्या कहा गया है और फिर हमको उसे ट्रिक में कैसे याद करना है। ठीक है, सबसे पहली अनुसूची है हमारी कि किसी भी देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो किसी भी देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो ये हमारी पहली अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी देश को बनाने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि केंद्र शासित की होती है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान, हमारे भारत देश में केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमें इसको याद कैसे करना है? हमको इस तरह से याद करना है कि फर्स्ट वाली अनुसूची तो किसी को भी ऐसे ही बिना ट्रिक के भी याद हो सकती है। तो फर्स्ट वाली अनुसूची की आपको ट्रिक ऐसे बनानी है कि जब हम एक देश बनाते हैं, जब कोई भी देश बनाते हैं, तो उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की नीड होती है। ठीक है, स्टेट एंड यूटी की। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो यह है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि फर्स्ट अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। और हमारी ट्रिक यही रहेगी कि किसी भी देश के लिए हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सेकंड वाली अनुसूची। तो देखो, सेकंड वाली अनुसूची में ये कहा गया है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उनको चलाने के लिए हमें कुछ पदाधिकारी चाहिए होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्रीगण होते हैं वो सब चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा, वेतन चाहिए होता है। वेतन, भत्ता, पेंशन, इन सभी की सुविधाएं उनको प्रयुक्त करवानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूची दूसरी आ जाएगी। यहाँ पे मैं जो नंबर डाल रही हूँ वही अनुसूची के नंबर है, जैसे कि ये फर्स्ट अनुसूची, फिर ये सेकंड अनुसूची। तो सेकंड अनुसूची में कहा गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूची 2 में, क्योंकि हमें किसी भी देश को चलाने के लिए पदाधिकारी की जरूरत होगी। और पदाधिकारी क्यों काम करेंगे? क्योंकि उनको वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ये सारी सुविधाएं जब उनको मिलेगी तभी तो वो किसी एक देश को चला पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची की ट्रिक यही है कि जब हम किसी देश को बनाएंगे तो उनको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। ठीक है, वेतन। और यहाँ पे हम 2 रुपए भी लिख सकते हैं। 2 रुपए हमारी ये ट्रिक रहेगी, क्योंकि ये अनुसूची का नंबर है दूसरा। तो 2 से आपको याद रखना है कि 2 रुपए की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट में तो आपको याद रहेगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चाहिए, और फिर दूसरे में याद रहेगा कि हमें उनको 2 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि उनको वेतन देना पड़ेगा दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड अनुसूची आती है। तो थर्ड अनुसूची में हमारा है कि विभिन्न राज्य के
केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग जो होंगे उनको वेतन देने के बाद, वेतन का उल्लेख करने के बाद उनको क्या करा जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, कोई भी जो पदाधिकारी बनते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपना कार्य स्टार्ट करने के लिए उनको शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे पदाधिकारियों को शपथ, इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। तो इसकी ट्रिक यहाँ पे है शपथ, शपथ। तो शपथ में देखो 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 अक्षरों का ये नाम है और ये किसके अंतर्गत आता है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, 3 वर्ड का ये नाम है और ये तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसकी यही ट्रिक बनेगी कि जब हम केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों को 2 रुपए यानी कि पेंशन, वेतन, भत्ता ये सब दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उनके साथ शपथ ग्रहण करवाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कनेक्ट करते हुए अपनी 20वीं अनुसूची को याद कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको तीनों समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 4th अनुसूची। 4th अनुसूची क्या है हमारी, तो अनुसूची 4th हमारी है कि जितने भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तो उनमें क्या होगा, उनकी जो स्थानीय स्वशासन चलाने के लिए उनका जो राज्यसभा में स्थान होगा, तो उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है कि राज्यसभा में जितने भी मंत्री जाते हैं, जैसे कि जब हमारे किसी भी राज्य में मंत्री बनते हैं, तो उनमें से कुछ मंत्री राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो उसी का उल्लेख यहाँ पे है। तो यहाँ पे राज्यसभा के शासन का उल्लेख है। ठीक है, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री जब राज्यसभा में जाएंगे तो वहां के शासन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, शासन का उल्लेख। अब इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी कि 4 मंत्री राज्यसभा जाएंगे। 4 मंत्री कहाँ जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, और इस 4 से ही हमको 4th अनुसूची याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट के लिए राज्य के एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे के लिए 2 रुपए वेतन देना होगा, तो ये दूसरी अनुसूची कहलाएगी। तीसरे के लिए 3 अक्षरों का यहाँ पे क्या है, एक शब्द बना हुआ, 3 लेटर्स का एक वर्ड बना हुआ है, शपथ, तो ये तीसरी अनुसूची हो गई। 4 मंत्री राज्यसभा में भेजे जाएंगे, तो इस 4 से क्या होगा, यहाँ पे 4थी अनुसूची बन जाएगी और राज्यसभा से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे राज्यसभा के शासन का उल्लेख हो रहा है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे हमारी कितनी अनुसूची कंप्लीट हो गई है, पूरी 4 अनुसूची हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे अब 5th से हम स्टार्ट करते हैं, 5वीं अनुसूची से। तो देखो यहाँ पे जो 5th अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है, फिफ्थ अनुसूची में ये कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और अनुसूचित जनजातियां जो होती है, अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी, ठीक है, एसटी और एसटी क्षेत्र, तो एसटी और एसटी जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां एसटी जनजातियों की ज्यादा अधिकता होती है, और ठीक है, तो इन दोनों को, एसटी क्षेत्रों को और एसटी जनजातियों को, उनका जितनी भी कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रण, उनका नियंत्रण है इसमें। तो 5वीं अनुसूची में यहाँ पे हमें बताते हैं कि एसटी व एसटी जनजाति, ठीक है, इन जनजातियों का नियंत्रण, अब इनका नियंत्रण से मतलब है कि इनके कार्यों का जो कंट्रोल हो, इनके कामों को जो कंट्रोल करते होंगे, तो उनका उल्लेख यहाँ पे दिया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल करना होता है, क्योंकि वो काफी कम लोग होते हैं। तो देश में हमारी जनसंख्या में एसटी लोग बहुत कम है, जनजातियां बहुत कम होती है, तो उनकी कंट्रोलिंग के लिए 5वीं अनुसूची बनाई गई है। अब इसकी ट्रिक कैसे आपको याद रखनी है, इसकी ट्रिक अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हो
तो इसके लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 5 उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं? 5 जनजाति है, राजी, बोक्सा, थारू, जौनसारी, ठीक है, भोटिया। तो ये 5 जनजाति है, तो आप उससे भी याद कर सकते हो कि 5वीं अनुसूची में 5 जनजाति है, यानी कि जनजातियों का नियंत्रण है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के नहीं हो स्टूडेंट, पूरे कंट्री में से कहीं के किसी भी स्टेट के हो, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 5 उंगलियों का कंट्रोल। ठीक है, 5 उंगलियों का कंट्रोल, क्योंकि 5 उंगलियों से हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, 5 उंगलियों से। तो 5 से हमें अनुसूची 5 याद रहेगी और कंट्रोल से जनजातियों का नियंत्रण याद रहेगा। आप 5 जनजातियों का नियंत्रण करके भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी 5वीं अनुसूची हो गई। अब हम पढ़ेंगे 6ठी अनुसूची। तो अब हमारी 6ठी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो हमारे संविधान में जो अनुसूची नंबर 6 है, उसके अंतर्गत कुछ राज्यों को लिया गया है जिनका हमें उल्लेख वहां पे अनुसूची 6 में बताया गया है। कुछ राज्य जैसे कि कौन कौन से राज्य लिए गए हैं? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, इनका जो है इनका पूरा उल्लेख किया गया है और इनकी कंट्रोलिंग की यहाँ पे बात की गई है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनके स्थानीय स्वशासन की यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी है कि आपको, क्या 6ठी अनुसूची में कुछ राज्य हैं, तो देखो ये सारे राज्य जो हैं ईस्ट के राज्य हैं। ईस्ट यानी कि पूर्व के राज्य हैं, क्योंकि मैप ऐसे है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये सारे स्टेट जो है ईस्ट की तरफ आते हैं। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये पूर्वी राज्य हैं भारत के। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि कुछ छटे हुए राज्य इन्होंने लिए हुए हैं। ठीक है, छटे हुए राज्य, ठीक है, पूर्व साइड के, ईस्ट साइड के छटे हुए राज्य यहाँ पे लिए गए हैं। तो छठे से आपको ये याद रहेगा कि ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। आप इन सारे ट्रिकों को अपने माइंड में रखना, एक जगह पे नोट कर लेना, और अगर याद नहीं होता तो आप वॉल पे पेपर्स लगा सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो 6ठी अनुसूची में बताया गया है कि जो छटे हुए राज्य हैं पूर्व की साइड के, तो वहां के शासन के बारे में उल्लेख यहाँ पे किया गया है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 7वीं अनुसूची। तो देखो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि जो एक देश होता है वो किससे मिलकर बना होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर एक पूरा संघ बनता है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। यही लाइन संविधान में भी है। तो जो राज्यों का एक संघ भारत है, तो वहां शक्तियों को बांटा गया है कि राज्य के पास कितनी शक्ति होगी, केंद्र के पास कितनी शक्ति होगी, क्योंकि 2 टाइप की सरकारें होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, किस मुद्दों पर केंद्र कानून बना सकता है और किस मुद्दों पर राज्य कानून बना सकता है, ऐसे कौन से मुद्दे होते हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो यही बात हमारी शक्तियों का बंटवारा यानी कि 7वीं अनुसूची में किया गया है। और इसकी हमारी ट्रिक है हम 7 हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम 7 हैं, तो वैसे हम 7 हैं। यहाँ पे मैंने बोला 7 है, तो 7 से हमें याद रहेगा कि 7वीं अनुसूची की यहाँ पे बात हो रही है। कौन सी अनुसूची की बात हो रही है? 7वीं की, क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। तो शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, तो उनको हमें साथ में लाना है। तो हम 7 हैं। कौन कौन 7 है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब इनकी जो शक्तियां हैं उनको किस प्रकार से बांटा गया है, इस अनुसूची में हमसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो 7वीं अनुसूची है वो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख देती हूँ। क्योंकि जो 7वीं अनुसूची होती है उसमें शक्तियों का बंटवारा 3 तरह से किया गया है। उसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। आपको पहले से पता ही होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों के लिए कुछ सूची बनाई गई है, जैसे कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है,
केंद्र सूची को हम संघ सूची भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको इरेज करके। तो यहाँ पे 3 टाइप की सूचियां हैं। सूची किसके अंतर्गत आती है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब देखो 3 टाइप के इसमें दिए गए हैं। संघ सूची, फिर है राज्य सूची, और लास्ट है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। अब जो संघ सूची है उसके अंतर्गत संविधान में 100 विषय डाले हैं। विषय का मतलब होता है जो टॉपिक होते हैं वो डाले हैं कि किन मुद्दों पर संघ जो है अपने कानून बना सकती है, नए कानून बना सकती है, उसको हटा सकती है, कोई भी परिवर्तन करना हो तो वो संघ कर सकती है। कौन कौन से ऐसे विषय होते हैं, तो कितने विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत? तो यहाँ पे 100 विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, 100 विषय। पहले इसमें कम विषय थे, तो ये बढ़ते रहते हैं संविधान द्वारा, ये बढ़ाए जाते हैं संशोधन द्वारा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि संघ सूची के अंदर 100 विषय ऐसे हैं जिस पर सरकार, केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। तो संघ सूची में 100 विषय आते हैं और राज्य सूची में 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। ठीक है, अब देखो संघ सूची। अब संघ सूची क्या होती है? ऐसे कानून, ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इन विषयों पर, ये जितने भी 100 विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत, यहाँ राज्य सरकार कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ठीक है, इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और इन विषयों के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि देखो, केंद्र सरकार किस किस पर कानून बना सकती है? बैंकिंग तो बना सकती है, बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी नियम होते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। रेल से संबंधित नियम केंद्र सरकार बनाती है। आर्मी से संबंधित नियम, जैसे कि अभी अग्निवीर वाला कानून भी केंद्र सरकार ने बनाया और राज्य सरकार उसमें कोई बदलाव भी नहीं कर पाई। ठीक है, कोई भी राज्य सरकार नहीं कर पाई, तो उसी तरह का आर्मी के नियम जो होते हैं वो केंद्र सरकार बना सकती है। तो बैंकिंग, रेल, आर्मी, इस तरह के जितने भी जैसे सुरक्षा संबंधी हो गए और विदेश मंत्रालय संबंधी हो गए, तो ये सभी नियम जो जितने भी मैंने आपको विषय बताए, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत जो 61 विषय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेट किस किस चीज पर विचार कर सकती है, नए कानून बना सकती है? आप खुद ही सोचो। जो स्टेट होती है वो आपकी जैसे कि पुलिस पर बना सकती है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग पुलिस होती है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस अलग होती है, उत्तराखंड पुलिस अलग होती है, ठीक है, बिहार पुलिस अलग होती है। तो पुलिस पर जो है राज्य सूची कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूचियां होती हैं उन पर क्या क्या हो सकता है? देखो, जो राज्य सूची होती है उस पर सिर्फ कानून कौन बनाता है? राज्य की सरकार बनाती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य के हित में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं इन पर कानून बना सकती है। अगर वो राज्य के हित पर होते हैं, देश के हित पर होते हैं, तो केंद्र सरकार उसमें दखल अंदाजी कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार बड़ी होती है, राज्य सरकार छोटी होती है। लेकिन संघ सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य सूची का मैंने बता दिया आपको, राज्य सूची नियम बनाती है, कानून बनाती है। फिर लास्ट आता है आपका समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, जो समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय रखे गए हैं, जैसे कि आपका समाचार पत्र हो गया, विवाह से संबंधित हो गए, तलाक हो गया, ठीक है, शिक्षा से संबंधित हो गया। तो इन सभी से संबंधित विषयों पर राज्य और संघ, केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि केंद्र और राज्य दोनों ही समाचार पत्र पर कोई नियम बनाते हैं, तो केंद्र सरकार का ही नियम मान्य होगा। अगर विषय सेम होता है तो केंद्र सरकार का ही
जो नियम होता है, जो कानून होता है, वो वहां पे मान्य होता है। ठीक है, राज्य सरकार का नहीं होता। मैं आपको बता दें यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है आपका शिक्षा, विवाह, तलाक और समाचार पत्र हो गए आपके। ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो भी विषय होते हैं वो समवर्ती सूची पे बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी 7वीं अनुसूची कंप्लीट। और 7वीं अनुसूची हमारी काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एग्जाम पर्पस में आती है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछी गई है पहले भी, और यूकेपीएससी के पेपरों में भी पूछ जा सकती है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुकी है 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची एक तो हमारी भाषा के अंतर्गत आती है, तो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची। तो हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, हमारे देश की 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 लैंग्वेज, भाषाओं का उल्लेख। अब इसकी ट्रिक जो है वो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फोर्टीन प्लस 8 कितना होता है? 22 लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पे 14 प्लस 8 क्यों लिखा? क्योंकि जब हमारा मूल संविधान बना था, मूल संविधान जो बना था, जो सबसे पहला वाला संविधान था, क्योंकि अब बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं उसमें, तो जो फर्स्ट संविधान था तब उसमें 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, भारत की। लेकिन कुछ संशोधन के द्वारा 4 लैंग्वेज और जुड़ी, फिर 4 लैंग्वेज और जुड़ी, तो इससे कितनी भाषाएं बन गई? पूरी 22 भाषा यहाँ पे बन गई। और यहाँ पे मैंने 14 प्लस 8 किया है। पहले 14 थी, फिर 8 और प्लस हो गई तो 22 बन गई। तो यहाँ 8 से ही आपको याद रहेगा कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक, अब उसके बाद आती है 9th वाली आपकी, तो 9वीं अनुसूची जो होती है उसमें संपत्ति अधिग्रहण के मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण के मामले होते हैं इसमें, अधिग्रहण से संबंधित है। और जो आपकी 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण के मामले होते हैं, और इसके अंतर्गत जितने भी मामले आते हैं उसमें न्यायालय पर जाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ऐसे जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उसमें हम कोर्ट में अपनी सुनवाई नहीं कर सकते। तो यही है इसके मेन पॉइंट कि इसमें हम कोर्ट पे न्यायालय द्वारा मदद नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि न्यायालय में, तो इसकी मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है, वो देख लीजिए आप। न्यायालय में नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री। देखो, नो कोई 9 बोलते हैं ना, नो कोई 9, तो नो एंट्री से न्यायालय में नो एंट्री, तो नो एंट्री में 9वीं अनुसूची। ठीक है, ऐसे मैंने ट्रिक बना रखी है, तो इसको आप याद रखना। तो 9वीं अनुसूची में है संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित मामले आते हैं, और इसमें न्यायालय में सुनवाई नहीं होती है, न्यायालय में ये विषय हम लेकर नहीं जा सकते। तो यहाँ न्यायालय में नो एंट्री है, तो यहाँ से 9 की हमें ट्रिक मिल गई, तो 9। ठीक है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? अनुसूची नंबर 10। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है हमारे जो मंत्रीगण होते हैं वो दल बदलते रहते हैं। तो इसी बात का उल्लेख हमारी 10वीं अनुसूची में किया गया है कि मंत्री लोग दल बदलते हैं। ठीक है, दल बदलने का इसमें है उल्लेख, मंत्री लोग दल बदलते हैं, दल बदलते हैं। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी है आपको?
देखो जो मंत्री लोग होते हैं वो 10 दल बदलते हैं, 10 दल बदलते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है कि जो मंत्री लोग होते हैं वो आए दिन दल बदलते रहते हैं, यानी कि 200 दल बदलते रहते हैं। तो इसकी यही ट्रिक है कि 10 से आपको याद रहेगा कि ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 10 दल बदलते रहते हैं। अब हमारी है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, जो 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आता है कि जितने भी पंचायती राज संस्थाएं होती हैं तो उनको कार्य करने के लिए 29 विषय इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। कि पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं उनको कार्य करने के लिए 29 विषय इसमें दिए गए हैं। तो ये है हमारी 11वीं अनुसूची। और इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि जो पंचायत होते हैं, पंचायत जब बैठती है तो उसमें कुल जो सदस्य होने चाहिए वो कम से कम 11 सदस्य तो होनी चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना जब कोई भी न्याय का मामला हो तो वहां पे 10-11 लोग तो होने ही चाहिए। तो 11 लोग तब भी वहां पर होने चाहिए। तो मैंने इस तरह से बनाया है कि 11 लोग पंचायत में होने चाहिए। ठीक है, जब कहीं पे भी पंचायत बैठती है तो 10-11 लोग तो होने चाहिए ना, ऐसे बोलते हैं 10-11 लोग चाहिए। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। अब हमारी बची है सबसे लास्ट भी अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची। ठीक है, सबसे लास्ट बची है अब हमारे पास 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या आता है। तो देखो जिस तरह से जो 11वीं अनुसूची थी उसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्राप्त थे, तो उसी तरह से जो 12वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र जो आते हैं तो उनकी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो होती है, शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं होती हैं उनको कार्य करने के लिए कुल 18 विषय संविधान द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कितने विषय दिए गए हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय। ठीक है, 18 विषय यहाँ पे दिए गए हैं। इसको आपको याद रखना है कि अनुसूची नंबर 12 में शहरी क्षेत्र आते हैं। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं होती हैं उनको कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्राप्त हैं। और इसकी ट्रिक इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं शहरी क्षेत्रों में हमको बार बार जाने का मन करता है ना। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो तो गांव में अधिकतर रहते हैं कि शहरों की कमी है, तो शहरी क्षेत्रों में बार बार जाने का मन करता है। शहर में क्या होता है, मार्केट होते हैं, तो इस वजह से शहरी क्षेत्रों में बार बार जाने का मन करता है। तो बार बार जाने का मन करता है। बार बार से आपको 12 याद रखना है। ठीक है, 12। ठीक है, 12वीं अनुसूची को ऐसे याद करना है कि शहरी क्षेत्रों में बार बार जाने का मन करता है, यानी कि 12 जाने का मन करता है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को 18 विषय 12वीं अनुसूची के अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी होती है 12 अनुसूची कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इसकी ट्रिक के साथ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको लूसेंट के सभी टॉपिक्स को ऐसे ही इजी ट्रिक के साथ कवर करना है। तो इससे आपको लूसेंट कभी भी हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि मैं भी इसी तरह से अपनी जितने भी टॉपिक होते हैं उनको थोड़ा स्टोरी टाइप बना के ही लर्न करती हूँ। आपको भी इसी तरह लर्न करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।